हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राएं, आज हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय शुरू करेंगे, क्योंकि कक्षा 12 में बिहारी तक का कार्य मैंने कक्षा में करवा दिया था। आज हम भूषण कवि की कविता का अर्थ और उसमें निहित भाव ये समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम थोड़ी बहुत मैं जानकारी आपको दे दूं कि भूषण जो कवि थे, इनका जन्म माना जाता है 1613 ईस्वी में हुआ था और ये कानपुर के तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और रत्नाकर त्रिपाठी जो थे वो इनके पिता थे। इसी क्रम में इनका कहते हैं कि वास्तविक जो नाम था भूषण का वो घनश्याम दास था, ऐसी मान्यताएं हैं। और इसके बाद में इनको जो भूषण की उपाधि मिली थी, बाद में भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन ये जो उपाधि मिली थी ये चित्रकूट के एक राजा थे रुद्र। उन्होंने इनकी विशेषताओं से, इनकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर के उनको भूषण की उपाधि दी। और जैसा कि आप जानते हैं, भूषण से तात्पर्य होता है सजावट, आकर्षण, गहने। तो एक तरह से गहना मान करके इनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और इनको भूषण की उपाधि से विभूषित किया। और उसके बाद में भूषण जो थे महाराज जो शिवाजी थे और राजा छत्रसाल, इनके ऊपर इन्होंने ज़्यादातर कविताएं लिखी। इनकी, क्योंकि ये इनके आश्रयदाता थे, इनकी वीरता से प्रभावित होकर के इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है। और इनके पराक्रम, इनकी दानशीलता का वर्णन जो है वो इनकी कविताओं में खूब देखने को मिलता है। तो आप रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी रचनाएं एक तो थी शिवराज भूषण, एक शिवा बावनी और एक छत्रसाल दशक। आप दोबारा ध्यान दें, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये केवल 3 रचनाएं जो है वो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी रही है और यही इनकी रचनाएं रही है। अब हम बात करेंगे अपने पाठ की, जिसमें ये जो आपका पाठ आया है उसमें महाराज शिवाजी की श्रेष्ठता का वर्णन, युद्ध कौशल और किस पराक्रम से सेनाओं का संचालन उन्होंने किया है उसका वर्णन कवि ने किया है। तो प्रथम जो छंद आप देखेंगे, उस छंद में जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है उस समय का कैसा वातावरण है, उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। प्रत्येक पंक्ति आप अपनी पाठ्य पुस्तक को सामने रखें, जैसे जैसे पंक्तियाँ चले उनका अर्थ आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो आइए अब हम आपको लिख करके बोर्ड पे और समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कवि ने क्या लिखा और उसके प्रत्येक शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकता है। हाँ, अब हम स्टूडेंट्स शुरू करेंगे कवि भूषण का प्रथम पद। आज पहले अच्छी तरह पहला पद हम समझेंगे, उसमें क्या अर्थ दिया है, क्या भाव दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रथम पद में जब महाराज शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है उस समय कैसा वातावरण बनता है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ कवि भूषण ने किया है, बढ़ा चढ़ा करके। और युद्ध में किस प्रकार का पराक्रम और कौशल और शिवाजी की सेना के आगमन से या प्रस्थान से लोगों में किस प्रकार की दहशत या किस प्रकार का भय व्याप्त होता है, इसका बड़ा मार्मिक और सुंदर चित्रण है। तो आप ध्यान दें, मैं एक एक पद आपको समझाता जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह तन्मयता से सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अब पहला पद यहाँ बताया कि साजी चतुरंग सेन, साजी मानी सजाकर, चतुरंग चतुरंगिनी, 4 अंगों वाली, सेन का अर्थ है सेना। 4 अंग कौन से हुए सेना में? पैदल होते हैं, अश्वारोही होते हैं, गजारोही होते हैं और रथारोही होते हैं। रथ पर आरूढ़, अश्व घोड़े पर आरूढ़, उसके बाद हाथी पर आरूढ़ और पैदल। तो इन 4 अंगों से बनी हुई सेना को हम कहेंगे चतुरंगिनी सेना। तो साजी चतुरंग सेन, चतुरंगिनी सेना सजाकर, अंग में उमंग धार, अंग कहते हैं शरीर का प्रत्येक अंग, अपने शरीर के अंदर की स्फूर्ति, ताकत, जोश, उसमें उमंग, आनंद, उत्साह
ये धारी मानी धारण करके, चतुरंगिनी सेना सजाकर अपने शरीर या अपने मन में उमंग को धारण करके सर्जा शिवाजी, ध्यान दें सर्जा शब्द आता है इनकी उपाधि के लिए। महाराज शिवाजी को सर्जा की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको सर्जा शिवाजी, कई जंग इन्होंने जीती है, इस कारण से इनको सर्जा की उपाधि मिली। तो सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। आप ध्यान दें जंग और जीतन कि जहां अनुप्रास अलंकार के एक भेद में हमने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार में लाठानुप्रास, शेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, इनमें एक भेद है जंग और जय। जय जय दो बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार। तो सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, सर्जा इनकी उपाधि है। सर्जा शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए निकल पड़े हैं। चतुरंगिनी सेना सजा करके अपने मन में उमंग धारण करके और सर्जा शिवाजी युद्ध को जीतने निकल पड़े हैं। ये दो पंक्तियों का आपका अर्थ हुआ। अब आगे चलिए, भूषण भनत भई आने से फिर अनुप्रास आ गया। भूषण कवि कहते हैं, भनत का अर्थ होता है कहना। भूषण कवि कहते हैं नाद विहद नगारण के, नाद कहते हैं शोर या स्वर या आवाज, विहद शब्द बना है बेहद, जिस ये उर्दू शब्द ध्यान दें, जिसकी कोई हद या सीमा न हो। तो भूषण कवि कहते हैं कि नाद मानी आवाज, शोर, बेहद मानी बहुत ज्यादा, नगारण के नगाड़ों के। जब सेना कूच करती है, प्रस्थान करती है युद्ध के लिए, उस समय नगाड़ों की घोर ध्वनि, नगाड़ों की बहुत ज्यादा शोर या आवाज होने लगती है, क्योंकि सेना में सैनिकों में जोश बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार नगाड़े बजा करके और उनका उत्साह बढ़ाया जाता है। तो कहते हैं कि भूषण भनत नाद बिहद नगारण की, भूषण कवि कहते हैं कि उस समय सेना के प्रस्थान के समय नगाड़ों की घोर ध्वनि बन रही है या शोर हो रहा है। नगारण कहते हैं नगाड़ों को, बिहद बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, बेहद, नाद मानी शोर। तो सेना के प्रस्थान करते समय नगाड़े बजाए जाते हैं, जिससे उसकी घोर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। नदी नद, नदी मानी नदी, नद मानी छोटे नाले। मद, मद कहते हैं पसीने की बूंदे। किसके पसीने की बूंदे? गेबरन, गेबरन शब्द का अर्थ है हाथी के रलत है, रलत मानी बहना, कि साब नदी नद मद गेबरन के रलत है। ऐसा लगता है, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्र मैंने आपको बताया कि मानो हाथियों के पसीने की बूंदों से या हाथियों के पसीने से नदी और नद ये सब बहते हैं, बहने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है, ये अतिशयोक्ति एक अलंकार है कि नदी और नद, छोटी नद और बड़ी नदियां, ये ऐसा लगता है कि मानो हाथियों के पसीने की बूंदों से बह रहे हैं। इतना मतलब पसीना उनको निकल रहा है। ये उत्साह या जोश का प्रतीक है। अब आगे ध्यान दें, ये थोड़ी पंक्ति आपको अलग लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, समझ में आ जाएगा। एल फेल, एल फेल आगे बढ़ करके सेना का फैल जाना। एल फेल, सेना अपने मूल स्थान से जब कूच करती है, प्रस्थान करती है, तो आगे बढ़कर अलग अलग स्थान से फैल जाती है। मुख्य दरवाजे से प्रस्थान किया, अब आगे सभी दिशाओं में फैलने लग गई, उसको कहते हैं एल फेल। खेल बेल, खेल बेल शब्द का अर्थ है खलबली मचना, खलबली। सेना के आगे निकल के फैल जाने से खलबली मच गई। खलक, खलक शब्द का अर्थ है संसार या विश्व। ये देखिए आप, खलक। और गेल, गेल शब्द का अर्थ है गली गली, कि एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल। सेना के आगे बढ़कर के फैल जाने से संसार की गली गली में खलबली मच गई है, सीधा सीधा अर्थ है। यानी सेना जब प्रस्थान करती है और आगे जब बढ़ती है तो उसकी दहशत, उसका भय लोगों में इस प्रकार व्याप्त है कि संसार की गली गली के लोगों में वो दहशत फैल गई है, वो डर फैल गया है। गजन की ठेलपेल, गजन कहते हैं हाथियों को, ठेलपेल कहते हैं ठोकरों को। हाथी जब चलते हैं उस सेना में उत्साह के साथ और उनके पैरों से जो ठोकर लगती है, उससे क्या होता है वो सुनना जरा। ये अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा
सैल उछलत है, सैल कहते हैं पहाड़ को, उछलत माने उखड़ते हैं, कि हाथियों के ठोकर लगने से पहाड़ के पहाड़ उखड़ रहे हैं। उछलत का अर्थ है उखड़ जाना। ऐसा होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो गजल की ठेलपेल, हाथियों की ठोकरों से सैल उछलत है, पहाड़ उखड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, तारा सो तरनी, तारा सो तरनी। अब से यहां आने से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार का एक नियम है कि जहां सा सम सरिस आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो तारा सो तरनी, तारा मानी तारे, तरनी कहते हैं सूर्य को। सूर्य तारा सा तारे जैसा लगने लग गया। अब कारण, ये प्रश्न स्वाभाविक है कि सूर्य तारे की तरह क्यों लगने लग गया। दूरी धारा में लगत जिमी, जिमी जैसे कि दूर की धारा, यानी आकाश में वो जो गज हैं, अश्व हैं, पैदल हैं, रथ हैं, वो सब जब चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी ठोकरों से इतनी मात्रा में मिट्टी आकाश में उड़ रही है कि तरनी मानी सूर्य वो तारे की तरह लगने लग गया। तारा सो तरनी, दूरी धारा में लगत जिमी, तारा की तरह, तारे की तरह सूर्य लगने लग गया। सूर्य इतना विशाल होता है या उसका प्रकाश बहुत तेज होता है, किंतु चूंकि यहाँ महाराज शिवाजी की सेना जो प्रस्थान कर रही है उसकी ठोकरों से मिट्टी इतनी मात्रा में उड़ रही है कि वो आकाश में पूरी तरह छा गई है, और ये जो तरनी है सूर्य, उस मिट्टी के छा जाने से उसका प्रकाश बराबर पृथ्वी पर नहीं आ रहा, तो अंधकार सा छा गया है, या तारे की मानिंद या तारे की जैसे उसका प्रकाश शेष रहा है। बात समझ में आ गई होगी कि तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धूल की धारा में या धूल के गुब्बार में वो सूर्य तारे की तरह लगने लग गया है। अब थारा पर पारा, अब देखिए आप, पारावार कहते हैं समुद्र को। पारा आप जानते हो, पारे की बूंदे होती है, पारा जब डालते हैं कहीं तो वो गोल बन करके लुढ़कने लगता है। थारा पर पारा, पारा वार यूं हालत है कि जिस प्रकार थाली के ऊपर यदि पारे को डालें तो उसकी गोल बूंद बन करके वो भुलकने लगती है, तो साहब ये पारावार यूं हालत है। पृथ्वी उस प्रकार जब हिल रही है उनके चलने से, तो उस पृथ्वी के हिलने से समुद्र भी कंपायमान हो गया है, या समुद्र में भी हलचल पैदा हो गई है। हालत मानी हलचल पैदा होना, कि समुद्र इस प्रकार से हिलोरे मारने लग गया है। पारावार कहते हैं समुद्र को, कि वो समुद्र इस प्रकार से हिलोरे मारता है या इधर उधर ढुलक रहा है कि जैसे थाली पर रखी हुई पारे की बूंदें ढुलकती है। तो यहाँ भी आप देखो, ये उपमा अलंकार का शानदार प्रयोग है। तो यहाँ अनुप्रास और उपमा का बहुत अच्छा प्रयोग कवि ने किया है। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको इसका अर्थ पूरा आता है, लेकिन फिर भी संक्षेप में एक बार मैं दोहरान कर देता हूँ, जहां आपको समस्या लगे आप मुझे फिर पूछ सकते हैं कि चतुरंग। अब मैं केवल आपको अर्थ बताने जा रहा हूं, अभी मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। अब एक एक पंक्ति का यदि व्याख्यात्मक प्रश्न आपके आ जाए परीक्षा में और उसकी व्याख्या करवाई जाए, तब आपको क्या लिखना होता है। प्रसंग आप जानते हैं, संदर्भ और प्रसंग की प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक से उद्धृत किया गया है, जिसके कवि भूषण है। और भूषण ने यहाँ शिवाजी के महत्व, उनकी महानता, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम, उनका युद्ध कौशल, उन सभी का चित्रण करते हुए जो बात कही उसी का चित्रण यहाँ हुआ कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, अपने शरीर या अपने मन में उमंग धारण करके तथा चतुरंगिनी सेना सजा करके सरजा शिवाजी जंग जीतन चरत है। शिवाजी महाराज युद्ध को जीतने निकल पड़े हैं। भूषण बनत, भूषण कवि कहता है नाद बिहद नगारण के, कि वो जब युद्ध में चल रहे हैं तो नगाड़ों की जो आवाज हो रही है, वहां जो सैनिक नगाड़े बजा रहे हैं, वो उनकी कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है, बेहद उनकी। भूषण कवि कहता है कि नगाड़ों की बेहद घोर ध्वनि वहां प्रस्फुटित हो रही है। नदी नद मद गेब रन के ललत है, कहते हैं हाथियों के चलने से या हाथियों के चलने से जो पसीने की बूंदें उनसे निकल रही है, मद कहते हैं पसीने की बूंदें या पसीना, तो कहते हैं कि हाथियों के मद से मानो नदी और नाले सब बह रहे हैं। रलत मानी बहना। अब एल फैल खेल बेल, एल फैल आगे बढ़कर के सेना के फैल जाने से पहले इस शब्द को लो, खलक मानी संसार, संसार की गली गली में गेल गेल, ये इनका पहले ले लो कि सेना के आगे बढ़ करके फैल जाने से संसार की गली गली में खेल भेल खलबली मच गई है।
गजन की ठेलपेल, हाथियों की ठोकरों से सेल उसलत है। उसलत माने उखड़ना। ऐसा लगता है कि हाथी जब चलते हैं और ठोकर मारते हैं तो पहाड़ के पहाड़ उखड़ रहे हैं। तारासो तरनी, और उस स्थिति में ये बताएं आप कि तारासो तरनी, धूरी धारा, धूल का गुब्बार आकाश में इतना उठ गया है कि सूर्य भी अब तो तारे के समान लगने लग गया है। और थारा पर पारा पारा वायु हलत है, जैसे थाली पर यदि पारे की बूंदे डाल दें तो वो जैसे कैसे ढुलकता रहता है, वैसे पृथ्वी पर समुद्र जो है वो पृथ्वी के कंपायमान होने से, क्योंकि सेना के चलने से मानो पृथ्वी कंपायमान हो रही है, और पृथ्वी के कंपायमान होने से समुद्र भी हलचल पैदा हो गई, समुद्र में कंपन होने लगा है या वो ढुलकने लग गया है। तो मैं समझता हूँ ये पहला पद मैंने आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। यदि इसमें फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। और आइए अब हम शिवाजी का आज एक छंद और पढ़ेंगे। दूसरा छंद आपके सामने ये मैंने लिख रखा है, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखें और यहाँ भी ध्यान दें। अब आपको बहुत अच्छी तरह समझना है कि दूसरे पद में क्या वर्णन किया गया है, किस चीज का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन है कि महाराज शिवाजी जब औरंगजेब की सेना या सभा के बीच में जाते हैं, उस समय सभा के बीच में जाने के बाद में औरंगजेब द्वारा उनका जो तिरस्कार किया जाता है, निरादर किया जाता है, उससे खिन्न होकर के, उससे अप्रसन्न होकर के महाराज शिवाजी किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं उसका चित्रण यहाँ किया गया। तो आप ध्यान दें कि सबन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग, एक एक शब्द का देखें, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सबन मानी सबके, ऊपर मानी ऊपर, ठाडो खड़ा रहने योग, जोग मानी योग्य, ठाडो खड़ा, रहीबे रहने के, जोग मानी योग्य। वो महाराज शिवाजी जो सबके ऊपर सबसे श्रेष्ठ पद पर खड़े रहने योग्य हैं। पहले पद में कहा कि सबन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग, सब लोगों में श्रेष्ठ शिवाजी सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होने के जो योग्य हैं, ताही खरो कियो, उस महाराज शिवाजी को खड़ा किया गया, खरो खड़ा किया गया 6000 के नीरे। नीरे शब्द का अर्थ है नजदीक। 6000 एक सेना का पद होता है जो सबसे निम्न श्रेणी के सैनिक होते हैं, अर्थात जो सैनिक होते हैं साधारण श्रेणी के सैनिक, उसमें मनसबदार भी होते हैं, कोई नायब मनसबदार होते हैं, कोई क्या होता है, उन सब में सबसे निम्नतम जो श्रेणी होती है वो है 6000 का पद। तो उस महाराज शिवाजी को औरंगजेब की सेना में 6000 लोगों के नीरे माने नजदीक खड़ा किया गया। अब जानी गैर मिसिल गैर बराबरी या असम्मान, सम्मान नहीं हुआ उनका, या समान भी नहीं किया गया, बराबर भी नहीं रखा गया उनको। तो जान करके अपने आप को गैर बराबरी के लोगों के बीच में जान करके गुस्सीले गुस्साधारी मन, ये गए 2 बार आने से यहाँ फिर अनुप्रास अलंकार है। गुस्सीले मानी क्रोधी, गुस्सा मानी क्रोध, दोनों का अर्थ देखें। क्रोधी कौन? शिवाजी। धारी मानी धारण करके, मन मानी मन में। तो अपने को गैर मिसिल गैर बराबरी के लोगों में खड़ा जान करके उस क्रोधी शिवाजी ने मन में क्रोध धारण कर लिया। कीनो न सलाम, तब अपना असम्मान होता हुआ जान करके, और महाराज शिवाजी ने उनको कोई सलाम नहीं किया, औरंगजेब को सलाम नहीं किया, ना वचन बोले सीरे, सीरे मानी सुहाते हुए, ठंडे, निर्मल, स्वच्छ, अच्छे, मीठे, ऐसे कोई शब्द नहीं बोले। तो ना तो सलाम किया उस औरंगजेब को, ना कोई मीठे ठकुर सुहाती बातें होती ना, चाटुकारिता की बातें, वो उन्होंने नहीं की। भूषण बनत, फिर वही बात है जो अभी पहले पद में आई थी। भूषण कवि कहता है महावीर, महान है जो वीर, बलकन लाग्यो, बल का प्रदर्शन करने लग गया, अर्थात अपने शारीरिक भाषा से, आंगिक चेष्टाओं से ऐसा लगने लगा कि वो क्रोध में है, अपने बल का प्रदर्शन किया। तो जब लगा उसकी शारीरिक चेष्टाओं से कि वो क्रोध में है, तो अब क्या स्थिति बनी? सारी पात साई के उड़ाए गए जीरे, पात साई बादशाहत,
औरंगजेब की बादशाहत में जितने लोग बैठे थे, उड़ाए गए जेरे उन सब का जी उड़ गया, अर्थात वो एकदम से निराश और मायूस हो गए, हताश हो गए, डर गए, भयभीत हो गए कि जब अपने बल का प्रदर्शन किया, अपनी आंगिक चेष्टाओं से, अपने शारीरिक संचालन से, भ्रकुटी संचालन से, जब अपने क्रोध का उन्होंने दिखाया या क्रोध प्रकट किया, तो बादशाहत में जितने लोग थे, वहां बैठे हुए सभा के अंदर लोग थे, उन सब का जी उड़ गया, अर्थात वो घबरा गए। तमक के लाल मुख, तमक क्रोध से तमका हुआ, क्रोध से भरा हुआ, लाल मुख, तो क्रोध जब आता है तो मुंह लाल हो जाता है। शिवा को निरख भय, शिवाजी का क्रोध में लाल मुख निरख मानी देख करके भय मानी हो गए। शिवाजी का क्रोध में लाल मुख देख करके क्या हो गई स्थिति, जरा सुनना कि शाह मुख नौरंग, नौरंग कहते हैं औरंगजेब को, और शाह मुख काला मुंह, औरंगजेब का मुंह तो हो गया काला, और सिपाह मुख पीरे, सिपाहियों का मुंह हो गया पीला। पीरे शब्द का अर्थ है पीला। यहाँ काला मुंह और पीला मुख होने से मतलब है बुरी तरह घबरा गए कि तमक के लाल मुख शिवा को निरख भय। शिवाजी का क्रोध में लाल मुख देख करके उस सभा में बैठे हुए औरंगजेब की हालत ऐसी हुई कि उनका मुंह तो हो गया काला, और सिपाह माने जितने सिपाही लोग थे, सभासद बैठे हुए थे, उन सब का मुंह हो गया पीला। तो मैं समझता हूं इसका अर्थ आपको अब अच्छी तरह आ रहा है, लेकिन एक बार फिर मैं संक्षेप में इसको दोहरा रहा हूं कि सबन के ऊपर ठाडो रही बेग जो, वो महाराज शिवाजी जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ पद पर आसीन होने योग्य हैं, ताही खरो कियो 6000 की नीरे। उस शिवाजी को उस सभा में 6000 पद वाले निम्नतम लोगों के बीच में खड़ा किया गया। जानी गैर मिसिल, इस प्रकार अपने को गैर बराबरी का जान करके, गैर बराबरी के लोगों में पा करके, गुस्सिले गुस्साधारी मन, उस क्रोधी शिवाजी ने मन में गुस्सा यानी क्रोध धारण कर लिया, उनको क्रोध आ गया। कीनो न सलाम, तब उस क्रोध के कारण ना तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया, ना वचन बोले सीरे, सीरे मानी ठंडे या सुहाते हुए, ना उन्होंने कोई मीठे या ठंडे वचन बोले। तो भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, भूषण कवि कहता है कि महावीर, उस महान वीर अर्थात शिवाजी ने अपने बल का प्रदर्शन किया अपनी आंगिक चेष्टाओं से, सारी पात साई के उड़ा गए जेरे। तो उसके बल को देख करके या उसकी आंगिक चेष्टाओं को देख करके बादशाह, जितने लोग बादशाह के दरबार में बैठे हुए थे, उन सब का जी उड़ गया, अर्थात वो सब बुरी तरह घबरा गए। और तमक के लाल मुख शिवा को निरख भय, शिवाजी का क्रोध में लाल तमका हुआ मुख देख करके भय मानी हो गए। शाह मुख नौरंग, औरंगजेब का मुंह हो गया काला, और सिपाह मुख वीर, सिपाहियों का मुंह हो गया पीला। इस प्रकार से दूसरे पद में हमने ये वर्णन देखा कि शिवाजी जब औरंगजेब की सभा में जाते हैं, उनका तिरस्कार और निरादर होता है, तो किस प्रकार क्रोध में आ जाते हैं, और उनके आंगिक चेष्टाओं से या भ्रकुटी संचालन के क्रोध को देख करके उन सिपाहियों की कैसी बुरी स्थिति बन जाती है, वो कैसे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं बादशाह औरंगजेब भी पूरी तरह घबरा जाता है और सिपाहियों का मुंह भी पीला पड़ जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ। अब इसमें से कोई भी प्रश्न बनता है तो मैं समझता हूँ आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। यदि इसका व्याख्यात्मक कोई बात पूछे, व्याख्या का प्रश्न पूछे, तो आप समझ सकते हैं कि भूषण कवि के पद से उद्धृत किया गया है, दूसरे नंबर का पद है, और इसमें किस किस प्रकार से वर्णन किया गया है मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप जहां कोई दिक्कत हो, जहां कोई परेशानी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपको धन्यवाद। थैंक यू।